हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हम यूनियन बजट 2022 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये एक्चुअली फर्स्ट पार्ट होगा। हम सेक्शन वाइज पूरे बजट को एलेबोरेट करेंगे, जो हमारा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। और इसको आप ध्यान से सुनिए। ये पहला पार्ट है, इसके बाद एक दो पार्ट और आएंगे और इसमें अपना सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट विद डिटेल एलेबोरेशन, उसका क्रिटिक्स, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग फोकस करिए। अगर हम देखें तो हमारे इस बजट में अमृतकाल वर्ड का यूज़ हुआ था। ये अमृतकाल जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त की स्पीच में भी बोला था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमृतकाल का मतलब होता है कि सबसे बेस्ट समय चल रहा है। और उन्होंने जो जब आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया था कि ये आज़ादी का 75th ईयर है, तो उस पूरे साल को जो भी रनिंग में है, इसको उन्होंने कहा था कि ये अमृत महोत्सव है। और जो अमृतकाल समय है, जो बजट में भी बताया गया है, ये है 75 से लेके 100 साल तक का। मतलब हमारी आज़ादी का जब 100 साल पूरा हो जाएगा और आज से लेके मीन्स 25 ईयर्स के टाइम पीरियड को बताया गया अमृतकाल। तो ध्यान रखना है कि ये जो अमृतकाल वर्ड यूज़ हुआ है, ये किसके लिए है? आज़ादी के 75 वर्ष से लेके 100वें वर्षगांठ तक की जो टाइम पीरियड है, उसको हम अमृतकाल बोलते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट है आपका फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर। दूसरा है प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। तीसरा है ये वर्टस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर। इंक्लूसिव वेलफेयर मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो जो थीम थी बजट की, ये थी कि हमको अपने कंट्री का हर सेक्शन में ग्रोथ होना चाहिए और वो ग्रोथ रीच करना चाहिए हर एक व्यक्ति के पास। सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी वो ग्रोथ होगा। तो जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ये हुआ था कि जो टॉप का व्यक्ति है, सबसे पंक्ति में सबसे आगे जो व्यक्ति है, अगर वो स्कीम उसके पास जाती है, तो जो सबसे लास्ट में व्यक्ति खड़ा है वहाँ तक जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव वेलफेयर, कि गरीब से गरीब आदमी का भी वेलफेयर इसमें होगा। जो समाज के अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है, उसका भी वेलफेयर होगा। हमको इस अमृतकाल में इस पे फोकस करना है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को हमको, इसको मैं रब कर देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को हमको लाना है प्रैक्टिस में। और एनर्जी ट्रांजिशन, जैसे अभी हम फोकस करते हैं ग्रीन एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी पे हमको अपना फोकस करना है, पोल्यूशन कम करना है, क्लाइमेट एक्शन। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, पोल्यूशन कम करेंगे और हमारा एनर्जी ट्रांजिशन जो होता है वो डेवलप करेंगे। लेकिन हम अब देखो, एनर्जी का मतलब हो तो जो साइंस के बैकग्राउंड को पता है कि एनर्जी के कई डेफिनेशंस हैं। तो आज के लाइफ को, आज के सिस्टम को और आज के आप बोलो ओवरऑल कंट्री को एग्जीक्यूट करना है, कुछ भी करना है, तो वी नीड एनर्जी। वो चाहे पावर में हो, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, मशीनरी बोल सकते हो, स्किल डेवलपमेंट बोल सकते हो, तो वो सब आता है। तो हम एनर्जी डेवलप करेंगे। और दूसरे फॉर्मेट में अगर हम क्लाइमेट एक्शन को देखेंगे तो हम फोकस करेंगे सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, कि हमारा जो थर्मल प्रोडक्शन हो, वो जो हमारा पावर प्रोडक्शन हो, वो हमारा जो उसका प्रोसेसिंग हो, उसमें हमारा पॉल्यूशन लेवल कम हो। ओके, अगला पॉइंट है वेरियस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राउडेड इन एंड क्राउडेड आउट। ये हो सकता है यूपीएससी पूछ भी ले, आपका प्रीलिम्स में पूछ सकती है कि व्हाट इज़ क्राउडेड इन एंड व्हाट इज़ क्राउडेड आउट। ध्यान रखिए,
सपोज़ गवर्नमेंट है, इसको रब करता हूँ फिर शुरू करता हूँ। सपोज़ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है 500 रुपये, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको 500 रुपये इन्वेस्ट करना है, बट उसके पास 100 रुपये ही है, तो वो 400 रुपये कहीं से बोरो करेगी, क्योंकि बजट में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है वो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो 400 रुपये मार्केट से बोरो करेगी, तब जाके उसके पास 500 रुपये होगा। अगर मैं पहले बता रहा हूँ व्हाट इज़ क्राउडेड इन, पहले आप समझो, इन के पहले समझो आप व्हाट इज़ क्राउडेड आउट। तो जब 400 रुपये जब बोरो कर लेगी, तो अगर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, फिर उनको मार्केट में अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग कर लेगी मार्केट से, तो पब्लिक का, जैसे पता ही है ना कि पब्लिक का जो फेथ होता है जो है वो ज़्यादा गवर्नमेंट पे ज़्यादा रहता है, प्राइवेट एंटिटीज़ में कम रहता है, क्योंकि इतने सारे करप्शंस, इतने सारे स्कैंडल्स हुए हैं कि कुछ ट्रस्ट नहीं है प्राइवेट एंटिटीज़ पे, चाहे इतनी बड़ी कंपनी हो, वो अपना जब उसका लॉस में जाता है तो वो फिर देश छोड़ के भाग जाते हैं, या कुछ दिमाग लगा के अपनी कंपनी का शेयर कम करके, उसका मार्केट रेट कम करके, या अपने को लॉस में दिखा के वो लॉस नहीं बियर करना चाहते हैं। बट गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो पब्लिक के लिए पहली प्रायोरिटी होती है, उसका लाभ नहीं होता है उसमें। तो अगर हम बात करेंगे क्राउडेड आउट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्राउडेड आउट और क्राउडेड इन। तो क्राउडेड आउट मतलब क्या होता है कि अगर जब गवर्नमेंट मार्केट से पैसा बोरो करेगी, जब गवर्नमेंट या पब्लिक जिसको बोलते हैं, पब्लिक बोरोइंग जब मार्केट में बढ़ जाएगी, तो जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनको पैसा या तो हायर इंटरेस्ट पे मिलेगा या उनको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका क्राउडेड आउट इफेक्ट। ये भी गलत इफेक्ट होता है, इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी होती है वो मार्केट ड्रिवन पे ज़्यादा होना चाहिए फोकस, अदरवाइज़ हमारे यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। और गवर्नमेंट ड्रिवन, अगर गवर्नमेंट का अगर इंटरफेयर ज़्यादा रहेगा मार्केट में, तो फिर यही दिक्कत होगी। तो ये पहला है कि हम, आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया, आपने मार्केट से, अपने पब्लिक से ज़्यादा बोरोइंग कर ली, और अब जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनको पब्लिक पैसा नहीं दे रही है, अगर दे भी रही है तो हायर इंटरेस्ट देगी, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा और उनका इंटरेस्ट यहाँ से कम हो जाएगा, वो पैसा नहीं लेंगे यहाँ से, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और एक होता है क्राउडेड इन, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है, गवर्नमेंट का यहाँ भी फिजिकल डेफिसिट कम हुआ है, उसको 500 रुपये चाहिए, उसके पास 100 रुपये है, 400 हुआ, यहाँ भी बोरो कर रही है, लेकिन जो ये 500 रुपये लगाएगी ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में लगाएगी। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में लगा दिया है गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है आपका क्राउडेड इन, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, समझ रहे हैं? यही होता है क्राउडेड इन एंड क्राउडेड आउट। ओके, तो सॉरी, तो क्राउडेड इन लिखा हुआ है बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्लियर? देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे एक पॉइंट पर रुक के, इससे आपका प्रीलिम्स में, क्योंकि आप देखिए आजकल आते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो बहुत एनालिटिक मतलब आपका अगर समझ नहीं होगा है, अगर आपने चीज़ों को एनालाइज नहीं किया है, तो मुश्किल उसको आंसर भी कर पाना प्रीलिम्स में। अब मेंस में तो कभी कभी डेफिनेशन बेस्ड या आपको इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, तो आपका मार्क्स अच्छा गेन करेंगे इसमें। ओके, अब अगला है कि 4 प्रायोरिटीज़ आपका अमृतकाल में क्या क्या 4 प्रायोरिटीज़ हैं। पहला है पीएम गति शक्ति, ये वर्ड आज का नहीं है, ये एक्चुअली अक्टूबर 2021 में ही हुआ था। क्या है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा काम है, उसको गति देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज़ हमको एक वॉशरूम बनाना है, हमको एक वॉशरूम बनाना है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिया, ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर आया, अपना सब पूरा यूरिनल टॉयलेट सब बना दिया। लेकिन अगर हम फिर कल मालूम पड़ा कि इसमें वायरिंग नहीं है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं उनका नहीं हुआ है, या जो डोर है प्रॉपर नहीं है, या ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तो फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर तोड़ के हमको रास्ता बनाना है।
तो डबल इन्वेस्टमेंट हुआ इसमें। तो इसीलिए अगर हम जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो उसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि सारी एंटिटीज़ जिनका बाद में या पहले इन्वॉल्वमेंट है उन सबके साथ एक मीटिंग हो जाए और उनको काम का ब्रीफिंग कर दिए, जिससे हर स्टार्ट जो काम हो गया हो वो बाद में उसको तोड़ना ना पड़े। दूसरा एग्जांपल, अगर हमको रोड कंस्ट्रक्शन करना है, हम रोड कंस्ट्रक्ट कर दिए, अब पता लगा कि हमको फ्यूचर में कुछ फाइबर केबल्स बिछाने हो, कुछ ट्रांसमिशन लाइंस वहाँ पे जानी हो, कुछ पोलिंग करनी हो, तो अगर हम पहले से बात किए रहेंगे, जिसको बोलते हैं हम पहले से हर एक डिपार्टमेंट से एनओसी लिए रहेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए रहेंगे, तो उनके दिमाग में आएगा, अपने पॉइंट को बताएंगे कि यहाँ से अगर आप रास्ता देंगे या इतना छोड़ के बनाएंगे तो हमारा केबल भी आसानी से बिना रोड डैमेज के निकल जाएगा। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमको, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है वो बच जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं पीएम गति शक्ति, कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को शक्ति देंगे, गति देंगे, उसको जल्दी से कंप्लीट करवाएंगे। और ये कैसे होगा, सारे डिपार्टमेंटल्स को एक साथ बैठा के कि अगर हम ये काम करने जा रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या इसमें कंस्ट्रेंट है, क्या बाधाएं, आप बता दीजिए पहले से, जिससे हम उसका ध्यान रखते हुए कंस्ट्रक्शन का रीवर्क ना करना पड़े। ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑलरेडी हमने बता दिया था अभी इसके पहले ही। तीसरा है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। अब प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, जितना हमारा क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, उतना लॉसेस कम होंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, जॉब बढ़ेंगी। देखो एक वर्ड यहाँ पे है सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, जो थोड़ा यूनिक टाइप का है। सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ये है कि जो अभी शुरू में स्टार्टअप बोल सकते हो, डिफरेंट टाइप का स्टार्टअप जो अभी राइजिंग स्टेज में है और आगे चल के उसका फ्यूचर है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन एनर्जी पे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने न्यूज़ देखा हो तो अडानी एक दिन के लिए अंबानी से भी आगे निकल गए थे। तो उसका यही है कि इनका जो फ्यूचर प्लान्स है ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, तो ग्रीन एनर्जी पे इनका ज़्यादा फोकस है। और अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो अभी उतना फुल फ्लेज डेवलप नहीं है लेकिन फ्यूचर है, ये सस्टेन करेंगी। और जो ट्रेडिशनल अपना बिजनेस है, ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब उसकी मार्केट कम हो रही है, उसका डिमांड कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सनराइज अपॉर्चुनिटीज़। कि जो अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी मार्केट में उतना आपको फ्रिक्वेंटली नहीं मिलेंगी और लेकिन उनका फ्यूचर वो कंपनियाँ सस्टेन कर, उसको बोलते हैं सनराइज अपॉर्चुनिटीज़। तो गवर्नमेंट इस पर भी ध्यान रख देगी। और आपका हो गया एनर्जी ट्रांजिशन, बता ही दिया है आपको। क्लाइमेट एक्शन ऑलरेडी हमने बता दिया। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी, फाइनेंस भी करेगी। ओके। अब एनालिसिस पार्ट में हम एजुकेशन को लेते हैं, एक एक सेक्टर को ख़त्म करेंगे ढंग से, जिससे हमारा मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्लियर हो जाए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ये ठीक है। आगे कैसे करेंगे हम क्वालिटी एजुकेशन को, कैसे बढ़ाएंगे और कैसे यूनिवर्सल करेंगे, मतलब हर एक बच्चे के पास क्वालिटी एजुकेशन आए, कैसे करेंगे। थोड़ा इसका बैकग्राउंड आप जान लीजिए कि हमारा फंडामेंटल राइट में है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है। ठीक है, फ्री एजुकेशन देना है, लेकिन अभी कोविड में आपने देखा कि डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो जिनके पास जो अमीर पेरेंट्स हैं, जिनके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन, उनकी पढ़ाई कम डिस्टर्ब हुई, लेकिन जो गरीब बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है उनकी क्लासेस नहीं हो पाती थी। तो यूनिवर्सल करेंगे हम क्वालिटी एजुकेशन को, हर एक बंदे के पास क्वालिटी एजुकेशन जाना चाहिए, हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम टू बी एक्सपेंडेड टू 200 टीवी चैनल्स। इस अमृत काल में, इस 25 साल में हमको 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को लाना है और 200 टीवी चैनल्स हमको बनाने हैं। मतलब एक बच्चे के पास एक सब्जेक्ट के लिए 200 ऑप्शंस रहेंगे आने वाले फ्यूचर में। अभी तक 12 टीवी चैनल्स की बात हुई थी कि 12 टीवी चैनल्स रहेंगे। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम था कि कुछ ही लैंग्वेज को प्रमोट करते, कुछ ही लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश,
और एक आध कोई और लैंग्वेज, बाकी जो लोकल लैंग्वेज होती है हर स्टेट, अलग अलग स्टेट की, उस पर नहीं फोकस हो पाया था। गवर्नमेंट इस बार उसको भी कवर करेगी। तो दूसरा, हाई क्वालिटी ई कंटेंट विल बी डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल टीचर्स। एक स्कीम थी PM ई विद्या इनिशिएटिव, समझ रहे हैं। तो इसके ही थ्रू पहले था कि हमको 12 TV चैनल्स लाने हैं जो अपना स्टडी, बच्चों की स्टडी के लिए। और अभी दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको हाईली उसका जो कंटेंट होगा, पढ़ाएंगे तो ठीक है, लेकिन जो कंटेंट होगा वो काफ़ी प्रैक्टिकल होगा और डिजिटल टीचर्स द्वारा दिए जाएंगे, लेक्चर दिए जाएंगे। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट कैसे करेंगे। अच्छा, एक और फ़ायदा है डिजिटल टीचर वाला कि टीचर को रिकॉर्ड करना हो गया, लाइव क्लासेस लेनी होंगी, तो वो एक क्लास लेंगे, वो रिकॉर्डेड भी रहेगी, वो टीवी पे भी रहेगा। इंटरनेट आपके पास है या नहीं, अगर टीवी आपके पास है तो उस चैनल को आप खोलिए तो आपको बेस्ट टीचर द्वारा आपको एजुकेशन घर बैठे मिल जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान में या कुछ भी सोसाइटल डेवलपमेंट में आपसे सजेशन लिया जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर, हाँ, स्किल डेवलपमेंट में आपका है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड। एक वर्ड है DESH DESTAC ए पोर्टल, किस लिए? ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, फिर से पढ़िएगा, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लिवलीहुड, कि हम स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे डिजिटली, हम लोगों को डिजिटली ट्रेनिंग देंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज़ ये हमारी लैब है, ये केमिस्ट्री लैब है, इसमें डिफरेंट गैसेस हैं, ओके। तो डिजिटल लैब में ये होगा कि आपको कहा जाए सोडियम टच कर दो, आपको तो वहाँ पे जो भी इसका एक सेंटर, एक पॉइंट होगा, जो भी आपके पास अपरेटस होगा उसमें चला जाएगा। जितना 10 ml डालना आपने क्लिक किया पहुँच जाएगा। ऐसे ही आपको सपोज हाइड्रोजन डालना है, आप पहुँच जाएगा। क्लोरीन डालना है उतना, तो ये आप टच करते जाएंगे, अपना रिएक्शन उसमें होता जाएगा, बाद में आपको मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, घर बैठे आप जब भी टाइम पाए तब आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बट एक इसका ड्रॉबैक है जो हम लिख सकते हैं कि अगर, ये तो वही बात हो गई कि हमको साइकिल चलाना, हमको बाइक चलाना है, वो भी ऑनलाइन सीखें, क्या पॉसिबल है? जब तक आपके पास बाइक आप लेके फील्ड में ना जाए। तो इसका आप लिख सकते हैं सजेशन में कि हमको डिजिटली स्किल तो कराना चाहिए, अच्छी बात है, ट्रेनिंग देना चाहिए, लेकिन हमको प्रैक्टिकली भी अवेयर होना है। तो आप कहिए होगा डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड, आपका स्किल डेवलपमेंट में DESH DESTAC पोर्टल के थ्रू कराया जाएगा। अगला है स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन एज अ सर्विस। देखिए, इस बजट में ड्रोन पे फोकस किया गया, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, कंस्ट्रक्शन में, कि जो स्टार्टअप्स होंगे हम उनको प्रमोट करेंगे कि आप ड्रोन शक्ति का इस्तेमाल करिए, जिससे आपका टाइम बचेगा, इससे आपका जैसे टाइम सेव होगा, और दूसरा ये बोल सकते हैं आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बट एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि बहुत कॉस्टली होता है, इतना सस्ता नहीं है कि हर व्यक्ति ड्रोन से अपने फसल पे छिड़काव करवा ले या अपना फसल या बीज बो दे। तो या उन एरियाज़ में जा सकता है ड्रोन जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। तो मतलब ये है कि हमारा प्रोजेक्ट का एक्सपांशन होगा और हम कर सकते हैं। स्कीम अच्छी है बट हमको इसका अपोज नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा कॉस्टली है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं। और ये स्टार्टअप विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटीज़ ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन, ठीक है। ये मैंने बताया आपको कि वर्चुअल लैब्स रहेंगी प्रैक्टिकल्स के लिए। और डिजिटल यूनिवर्सिटी का यहाँ एक और है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट होगा विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल एजुकेशन। डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन, ये भी हमारे बजट में इस बार प्रोजेक्टेड है, अपना प्रोजेक्टेड है कि एक हम डिजिटल यूनिवर्सिटी लाएंगे। एक उसका फ़ायदा है कि सपोज़ हमको मैथ्स के साथ सोशोलॉजी पढ़नी है,
तो ये शायद कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई एक बच्चे के लिए क्लास थोड़ी लगाएंगे वो। तो यहाँ पे आसान रहेगा आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर लीजिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स उनको भी आसान रहेगा, एक टाइमिंग सेट करके अपना क्लासेस ले सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं उसमें। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही है कि ड्रॉबैक में निगेटिव पॉइंट्स यही है कि जो इंटरेक्शन प्रोफेसर का स्टूडेंट के साथ होता है तो उसमें कुछ और ही डेवलपमेंट होता है, लेकिन फिर भी ये होना चाहिए आने वाले समय में। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन। तो ये हमारा एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को हमने एनालाइज़ किया आपके साथ, और आप लोग इसको एक दो बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में चाहे प्रीलिम्स मेंस कहीं भी पूछा जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। और आगे भी एक दो पार्ट आएंगे। देखिए पॉइंट तो डिस्कस करना है तो हम 10 मिनट में डिस्कस कर सकते हैं बता बता के, लेकिन कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको समझेंगे नहीं कि चीज़ को, तब तक यूपीएससी का प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स में कितना एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, वो सॉल्व ही नहीं होगा बिना समझे। इसीलिए मैं एक पॉइंट को एलेबोरेट करता हूँ। सो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी अगले 2 टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।